नमस्कार। आज हम बात करेंगे ताल के 10 प्राण या उसकी 10 आवश्यक कहिए कि विशेष रूप से जो चीज़ें उसमें पाई जाती हैं उनके बारे में। ये 10 प्राण जो हैं वो ताल की आत्मा कहे जाते हैं। इसके बिना ताल का होना असंभव है। ये हैं काल, क्रिया, कला, मार्ग, अंग, प्रस्तार, जाति, ग्रह, लय और यति। ये 10 जो खंड हैं या अंग हैं, ये ताल के 10 प्राण कहे जाते हैं। इसमें सबसे पहला आता है काल। काल मतलब समय। समय को ही काल कहा जाता है और काल से ही मात्राओं और तालों की रचना हुई है और इसी से तानें बनती हैं। देखिए, मात्रा का हम जो मापन जो करते हैं वो समय से करते हैं, तो समय पर ही कहे कि एक आवश्यक अंग जो है वो ताल का काल है, यानी कि समय है। दूसरा आता है क्रिया। किसी भी ताल की मात्राओं के गिनने की जो प्रक्रिया है उसे क्रिया कहा जाता है। हाथ से ताली देकर लगाना कर या फिर खाली दिखाना या फिर मात्राओं को उंगलियों से गिनना, ये सब क्रिया कहलाती है। हमने जैसे ताल लगाना सीखा है तो किस तरह हथेली पर ताल दी जाती है, किस तरह खाली को उंगलियों पर गिना जाता है, ये सब जो करना एक प्रक्रिया है, इसे क्रिया कहते हैं। क्रिया से हमें ये पता चलता है कि कौन सी ताल है। जब आप हाथ पे ताल लगा कर दिखाते हैं, अगर बिना बोले भी, तो उसके खंड देखकर पता चलता है कि आपने कितनी मात्रा उंगली पे गिनी है, कितनी आपने ताली लगाई है, उससे ताल का पता चल जाता है कि कौन सी ताल है। अब क्रिया के 2 भेद माने गए हैं, सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया। सशब्द क्रिया यानी जो हम ताली देते हैं हाथ पर और आवाज़ होती है, वो होती है सशब्द क्रिया। और सिर्फ ताली नहीं, ताली देने के बाद जो हम एक हथेली पर मात्राएं गिन रहे हैं वो भी सशब्द क्रिया के अंतर्गत ही आती हैं। और दूसरी होती है निशब्द क्रिया, जो कि उंगलियों पे हम जब गिनते हैं वो निशब्द क्रिया होती है। देखिए, हाथ पर जब ताली देते हैं तो आवाज़ होती है, तो शब्द होता है, तो इसलिए उसे सशब्द क्रिया कहेंगे। और उंगली पर जब हम मात्राएँ गिनते हैं तो किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं होती है, तो इसलिए उसे निशब्द क्रिया कहेंगे। अब इसके बाद बारी आती है कला की। अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन कला कहलाता है। अब अक्षर काल किस तरह से, देखिए, मात्राओं के जो हिस्से होते हैं, मात्राओं के जो भाग होते हैं, जैसे कि एक मात्रा है, उसका 2 भाग कर दिए तो आधी मात्रा हो गया, 4 भाग कर दिए तो चौथाई मात्रा हो गया, हर भाग चौथाई मात्रा का हो गया। तो इस तरह से जो ये मात्राओं के विभाग है, इन्हें कला कहा गया है। ठीक है। इसके बाद बारी आती है मार्ग की। मार्ग क्या चीज़ है? देखिए, निश्चित काल से युक्त कलाओं के समूह को मार्ग कहते हैं। इसे इस तरह से देख सकते हैं आप कि ताल की प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा की जो दूरी है वो उसका मार्ग कहलाएगा। कि आपने यहाँ से शुरू किया और ये पूरा वहाँ तक आप गए, तो ये जो दूरी है ये मार्ग है। तो निश्चित काल से युक्त कलाओं के समूह को, कला क्या है? मात्रा का विभाग। मात्रा के जो अंग हैं, विभाग हैं, वो कला है। तो निश्चित काल से युक्त पर्टिकुलर समय में जो मात्राओं के जो हिस्से हैं उनका जो एक समूह है, तो वो जो दूरी बनती है कि आपने जैसे अगर एक ताल को लें हम, तो 12 मात्रा हैं, तो 12 मात्रा की पहली ताल से और 12 मात्रा के बीच का जो अंतराल है, जो दूरी है, जो रास्ता है, उसे मार्ग कहा जाएगा। अब प्राचीन ग्रंथों में ये 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला ध्रुव, दूसरा चतुरा, तीसरा दक्षिणा और चौथा वृत्तिका। अब कला के हिसाब से इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया था, किंतु अब उसका कोई स्वरूप हमें आज के समय में प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसके बारे में हम और बात नहीं करेंगे, ना ही ये आज के समय में प्रयुक्त होता है। अब बात आती है अंग की। अब ताल के जो समय में भिन्न भिन्न अंग भाग होते हैं,
वो अंग कहलाते हैं। अक्षरकाल जो है, समय जो है मात्राओं का, उनको स्पष्ट करने वाले जो चिन्ह हैं उन्हें अंग कहा जाता है। और ये अंग जो है वो 6 प्रकार के होते हैं: अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और काकपद। अब ये किस तरह से हैं देखिए इनका। अनुद्रुत जो है वो 1 मात्रा में, द्रुत 2 मात्रा, लघु 4 मात्रा, गुरु 8 मात्रा, प्लुत 12 मात्रा और काकपद 16 मात्रा का होता है। इनके समय निर्धारित किए हुए हैं इन मात्राओं के। इन अंगों में मात्राओं का ये रेशो होगा इस तरह से। तो सबके डिविजन्स किए हुए हैं, ये अंग है। इसके बाद बात आती है यति की। यति क्या है? लय की जो चाल है, लय की जो चाल का क्रम है कि अभी ये किया, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये जो क्रम है ये यति कहलाता है। जैसा कि हम जब ख्याल गाते हैं या ताल लगाते हैं तो हम पहले विलंबित कर रहे होते हैं, उसके बाद दुगुन कर देते हैं या चौगुन कर देते हैं। मतलब विलंबित है, फिर मध्य हो गया, फिर द्रुत हो गया। इस तरह से जो लय का जो क्रम है उसे यति कहा जाता है। अब ये यति जो है इसके भी 5 प्रकार हैं। अब देखिए इसमें क्रम का जो कहा जाए, एक के बाद एक जो क्रम है ना, वो अलग अलग तरह से इसके डिविजन्स हुए हैं। तो ये जो यति हैं ये 5 यति हैं: समा, स्रोतगता, मृदंगा, पिपलिका और गौपुच्छा। पहली है समा। समा में आरंभ में, बीच में और अंत में, लय के आरंभ में, बीच में और अंत में तीनों स्थानों पर बराबर लय होती है। यानी एक सी लय रहती है कि अगर आपने विलंबित लय में शुरू किया है तो विलंबित में ही आप उसका समापन करेंगे। यानी कि शुरुआत जिस लय में हुई है वही लय कायम रहेगी आखिर तक। इसका मतलब हुआ समा। अब बात आती है स्त्रोतोगता की। इसके अंतर्गत क्या होता है कि विलंबित लय से शुरू किया जाता है, फिर बीच में मध्य लय होती है और अंत में द्रुत लय होती है। ये हमारे ख्याल की लय का जो क्रम है वो सिमिलर है स्त्रोतोगता से। विलंबित से शुरू करते हैं, फिर बीच में मध्य लय हो जाती है और अंत में द्रुत लय से समापन होता है। इसके बाद बारी आती है मृदंगा की। मृदंगा जो है उसके आरंभ और अंत में द्रुत लय होती है। शुरुआत ही द्रुत लय के साथ की जाती है और अंत भी द्रुत लय के साथ किया जाता है, लेकिन मध्य में विलंबित लय होती है। जो बीच का भाग है उसमें मध्य लय या फिर विलंबित लय, दोनों में से कोई भी उसमें यूज़ की जाती है। इसे कहते हैं मृदंगा। अब मृदंगा, इसको देखिए नाम से इसके पता चल रहा है कि मृदंग जो है वो किस तरह का होता है। बीच में से चौड़ा होता है, बड़ा होता है, और किनारों से सकड़ा होता है, छोटा होता है। तो इस तरह से आप समझिए कि द्रुत जो है वो छोटा, मध्य उससे बड़ा और विलंबित और विस्तार में। तो जिस विस्तार के हिसाब से अगर देखें तो मृदंग का जो विस्तार है बीच में ज़्यादा होता है। तो इसी आधार पर इसका नाम रखा गया है कि शुरू में और आखिर में तो द्रुत लय होगी और बीच में मध्य या विलंबित लय काम में ली जाएगी। इसके बाद बारी आती पिपलिका की। इसमें आदि यानी शुरुआत में और अंत में विलंबित या मध्य लय होती है और बीच में द्रुत लय होती है। देखिए मृदंगा की जस्ट अपोजिट है पिपलिका, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मृदंगा में बीच में विलंबित या मध्य लय होती है और शुरू में और अंत में द्रुत लय होती है, जबकि पिपलिका में शुरू और अंत में विलंबित या मध्य लय होती है और बीच में द्रुत लय होती है। इसके बाद बारी आती है गोपुच्छा की। गोपुच्छा यानी द्रुत लय से आरंभ होगी, उसके बाद मध्य लय होगी और फिर अंत में विलंबित लय होगी। इसे गोपुच्छा यति कहते हैं। तेज यानी कि द्रुत लय में शुरू होगा ताल और बीच में मध्य लय में हो जाएगा और अंत में विलंबित लय में उसकी समापन किया जाएगा। इसके बाद बारी आती है प्रस्तार की। देखिए प्रस्तार यानी फैलाव।
जिस प्रकार 7 स्वरों के फैलाव से 5040, ठीक है, ताने बनी हैं, उसी प्रकार एक मात्रा से लेकर 16 मात्रा तक के प्रस्तार से भिन्न भिन्न तालें पैदा होती हैं और उनकी संख्या जो है वो है 65,535। प्रस्तार का अर्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया, फैलाना या बढ़ाना है, और इस आधार पर भिन्न भिन्न रूपों से अंग कल्पना की जाती है और यही प्रस्तार कहलाता है। अब प्रस्तार, इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है। जैसे कि हम सरगम लेकर उसका प्रस्तार करते हैं तो अलंकार बनते हैं, अलंकार से ताने बनती हैं। उसी तरह से जब ताल के मात्राओं को, अक्षरों को लिया जाता है और उसका प्रस्तार फैलाव किया जाता है तो अलग अलग तरह की तालें बनती हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद बारी आती है जाति की। जो ताल में जो बोल प्रयोग किए जाते हैं, जितने अक्षर उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके आधार पर ताल की जाति निश्चित की गई है। अब ये जो जाति है वो 5 प्रकार की है: त्रयश्र जाति, चतुरश्र जाति, खंड जाति, मिश्र जाति और संकीर्ण जाति। अब त्रयश्र, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, 3 मात्राओं के लिए त की ट, ये इसमें शब्द अक्षर प्रयोग होते हैं ताल के। चतुरश्र यानी 4 मात्राओं के लिए, इसमें त क धी न, ये 4 अक्षर प्रयुक्त होते हैं। खंड जाति है, उसमें 5 अक्षर, त की ट ये अक्षर प्रयुक्त होते हैं। मिश्र जाति, इसमें 7 अक्षर, 7 मात्राओं का प्रयोग 7 मात्राओं के लिए है, जिसमें कि कौन से 7 अक्षर प्रयोग हैं? त क धी न त की ट, ये 7 अक्षर इसमें प्रयुक्त होते हैं। अंत में आती है संकीर्ण जाति, जो कि 9 मात्राओं के लिए है। इसमें त क धी न त क त की ट, यानी कि ये सभी अक्षरों का समावेश इसमें हो गया है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है ग्रह की। अब ग्रह क्या चीज़ है? ताल की जो गति है वो किस स्थान से ग्रहण करता है या किस स्थान से शुरू करता है, उसे जानने के लिए ग्रह बनाए गए हैं, जो कि 4 होते हैं। 4 ग्रह कौन कौन से हैं? सम, विषम, अतीत और अनागत। अनागत भी बोलते हैं, अनागत भी बोलते हैं। तो जब गीत और ताल एक ही स्थान से आरंभ होते हैं, कि जैसे आपने कोई गाना शुरू किया और वहीं से ताल शुरू होती है, तो वो होगा समग्रह। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है विषम ग्रह। तो जब सम निकलने के बाद गाना शुरू किया जाता है, उसे विषम ग्रह कहते हैं। सम तो आपको पता ही होगा कि ताल की जो पहली मात्रा है उसे सम कहा जाता है। तो सम निकलने के बाद जब गाना शुरू किया जाता है तो उसे विषम ग्रह कहते हैं। इसके बाद आता है अतीत। अतीत यानी पिछला या गुजरा हुआ। तो ताल के सम का अंत होने पर जब गायन आरंभ किया जाता है तो उस स्थान को अतीत कहते हैं, कि ताल का जो सम है वो निकल गया, उसके बाद गायन आरंभ हुआ, उसके अंत होने के बाद। जब पहले गायन आरंभ हो जाता है और पीछे से ताल शुरू होती है तो उसे अनाघात ग्रह कहते हैं, कि आपने गाना पहले शुरू कर दिया और ताल बाद में शुरू होती है। अब इसके बाद बारी आती है लय की। देखिए, ये सभी जो अंग जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये सभी ताल के महत्वपूर्ण अंग हैं और इनके बिना ताल का होना संभव नहीं है। लय, अब लय की तो आपको देखिए, लय तो हर जगह है, आपको वैसे भी समझ आता होगा। रिदम जिसे हम कहते हैं, 2 क्रियाओं के बीच का परिभाषा आप इसकी देख लीजिए। 2 क्रियाओं के बीच का जो समय या काल होता है वो लय कहलाता है। अब जैसे अगर आपने एक बीट दिया और दूसरा बीट दिया, तो उस एक और दूसरे बीट के बीच का जो अंतराल है वो उसका आपकी लय हुई, और उस लय के अनुसार आप अगला जब बीट उतनी ही दूरी पर देंगे तो वो एक लय का क्रम बनने लगता है। देखिए, जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि घड़ी का पेंडुलम जो है वो हर सेकंड पे खटखट करता है, मतलब पर्टिकुलर हर सेकंड पे वो बोलता है, चलता है, हिलता है। ठीक है। यदि वही पेंडुलम कभी 1 सेकंड और कभी 1.5 सेकंड में करने लगे तो हम क्या कहेंगे इसे?
उसका रिदम जो है वो बिगड़ गया ना, ऐसा कहा जाएगा ना, कि वो कभी तो 1 सेकंड पे आवाज़ कर रहा है और कभी 1.5 सेकंड पे, तो उसकी जो लय है वो एक जैसी नहीं है, वो उसका रिदम गड़बड़ा गया है, वो लय में नहीं चल रहा है ना। तो यही एक बात है, आप इस तरह समझिए इस एग्जांपल से, या इस तरह कि एक बीट से दूसरे बीट की जो दूरी है वो उसकी लय हुई। इसीलिए जब हम ताल लगाते हैं या गाना गाते हैं या कुछ भी अलंकार जब रियाज़ करते हैं तो आपसे हमेशा कहा जाता है कि आप बीट में चलिए, लय में चलिए। एक बीट के बाद दूसरी बीट का जो अंतराल है वो अंतराल हमेशा बना के रखिए अगली बीट पे आने पर, कि ऐसा नहीं कि आप एक और दो पहली बीट और दूसरी बीट के बीच का जो अंतराल है वो दूसरी और तीसरी बीट के बीच में ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अंतराल बराबर आपका हर बीट के बीच में रहना चाहिए, इसी से आपकी लय कायम होती है। इस प्रकार लय का संबंध जो है वो गाने बजाने से, नाचने से, सभी से है, ठीक है। और लय की जो स्थिति है वो हम बदल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके हिसाब से हमने 3 लय की चर्चा की हुई है पहले भी, जब ख्याल गायन किया है तब भी। मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि लय के 3 प्रकार होते हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। ये 3 प्रकार हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पहले बता दिया है कि मध्य लय जो है, आपने जो एक लय कायम की है, आप जब उसका दुगुना करते हैं तो द्रुत लय हो जाएगी, और उसका आधा कर देते हैं तो विलंबित लय हो जाएगी। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। इसके अलावा आगे जब आप लय की क्लिष्टता पे जाते हैं तो फिर लय के कई प्रकार हैं, जैसे कि तिगुन, चौगुन, अठगुन, कुआड़ी, आड़ी, बियाड़ी, इस तरह के लय के कुल 10 भेद हैं। तो ये भेद बाद में आपको जैसे जैसे आपका कहें कि लय के शुरुआती उस पर अधिकार हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अभी आप इतना ही जानें कि लय के कुल 10 भेद हैं, लेकिन शुरुआती भेद जो हैं वो 3 भेद हैं। और अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि लय के कितने प्रकार हैं तो आप 3 ही करेंगे, 10 नहीं करेंगे, ठीक है। ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा। लय के 3 प्रकार ही प्रचलन में हैं। 10 भेद जो किए गए हैं वो क्लिष्टता की तरफ जाते हैं, वो उसी की और आगे परत दर परत खोलते हैं, इस तरह से है। तो आज हमारा जो टॉपिक है ताल के 10 प्राण, ये आज हमने किया। अब अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ फिर से रूबरू होंगे। धन्यवाद।